हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करें एक नए लेक्चर सीरीज को, जो कि हमारा होने वाला है बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और बेसिकली हमारा ये जो लेक्चर सीरीज रहेगा, ये बेसिकली हमारा टारगेट रहेगा, इसमें हमारा नेट का एग्जाम, गेट का एग्जाम या और भी जो भी हमारे एमएससी के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनको टारगेट में रखते हुए हमारा ये लेक्चर सीरीज हम लोग बना रहे हैं। और इस तरीके से आपको कई सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे सॉलिड स्टेट के। हम लोगों का प्रोसेस बेसिकली ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे और जितना ही हमारा एग्जाम के लिए नीडेड थ्योरी है उसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देन हम लोग फर्दर जो भी पीवाईक्यूज पूछेंगे उनको हम लोग फर्दर सॉल्व भी करेंगे। दैट इज थ्योरी। देन हम लोग प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो इसी सीरीज में हमारा जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स को हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं। और जो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। ओके, सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स को। तो अब डायरेक्टली हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे नहीं जाकर के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिकली हमारा सॉलिड क्या होता है, एंड देन फर्दर हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे। तो देखिए बेसिकली जो हमारा मैटर होता है, ये सब आपको बेसिक वैसे पता भी होगा, लेकिन मैं जस्ट हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इसका। तो बेसिकली आपको तीन टाइप के स्टेट्स पता होंगे मैटर के। एक तो सॉलिड, और दूसरा लिक्विड और गैस। फर्दर एक स्टेट भी नोन होता है हमारा प्लाज्मा स्टेट। ओके, तो उस भी हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली हमारे चार स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। ऐसा नहीं कि ये चार ही स्टेट्स होते हैं, फर्दर और भी स्टेट्स होते हैं, लेकिन ये जो चार स्टेट्स हैं बेसिकली हमारे ये लो एनर्जी स्टेट्स हैं। लो एनर्जी स्टेट्स कहने का मतलब क्या है कि अगर एनर्जी कम, किसी भी सिस्टम का एनर्जी मिनिमम होता है तो वो स्टेट्स हमारे कैसे होते हैं, स्टेबल स्टेट्स होते हैं। सो इसी वजह से हम लोग इनके बारे में स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं कि फर्दर स्टडी नहीं कर सकते, स्टडी हम लोग फर्दर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा सिलेबस यही है बेसिकली। और देखिए इसमें भी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा टारगेट जो रहने वाला है वो रहने वाला है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ओके, तो हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही स्टार्ट करेंगे, राइट। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स देखिए बहुत बड़ा ब्रांच होता है। इसमें हम लोग बेसिकली स्टडी क्या करते हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड है, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ओके, सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस। तो हम लोग को क्या करना है, बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड को एनालाइज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब हो गया जैसे कि एक सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोई सॉलिड कैसा दिखता है। बेसिकली जैसे बाहर से हम लोग देखते हैं तो इंटरनली स्ट्रक्चर हमारा सॉलिड का क्या है, राइट। और देन उसके बाद उसका उसका लेटेस्ट वाइब्रेशन हम लोग स्टडी कर सकते हैं। देन हम लोग फर्दर स्पेसिफिक हीट के बारे में, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट, उसकी कंडक्टिविटी, इन सब पैरामीटर्स के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, राइट। सो ये दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो देखेंगे वो इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में ही देखेंगे, राइट। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, जैसे कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली हमारा, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को किसी भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सरेज का। इसके बारे में फर्दर अभी आगे हम लोग लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि इसका सेपरेट वीडियो रहेगा एक्सआरडी डिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो बेसिकली एक्सरेज का बेसिकली हम लोग यूज़ करके हम लोग किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दिस इज द वेरी यूजफुल वे टू आइडेंटिफाई द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हम लोग बेसिकली एक जस्ट प्रोसेस आपको बता देते हैं। सपोज आपके पास यहाँ कोई मटेरियल है, हम लोग यहाँ पर एक्सरेज फॉल कराते हैं, एंड देन इनसे जो भी इंफॉर्मेशन हमारी निकल रही है उससे हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हम लोग पता कर सकते हैं। एक्सरेज क्यों यूज़ कर सकते हैं, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्या एक्सरेज के अलावा कोई और मेथड है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग जो फर्दर लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही देखना है, राइट। सो दिस इज जस्ट जनरल टॉक। ओके, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हमें देखना है। तो सॉलिड्स को बेसिकली हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जैसे अभी हम लोग ने मैटर को देखा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, इस तरीके से फर्दर हम लोग सॉलिड को बेसिकली दो बड़ी कैटेगरीज में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। तो एक तो हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे हमारे होते हैं अमॉर्फस सॉलिड। ओके, अमॉर्फस सॉलिड। ओके, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें जो इसमें एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही रेगुलर होता है। दैट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द, इसमें बेसिकली रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर प्लस पीरियोडिक। ओके, पीरियोडिक अरेंजमेंट। और इसमें बेसिकली हमारा कैसा रहता है, इरेगुलर अरेंजमेंट रहता है।
ओके तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें हमारा जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो एक रेगुलर वे में होता है और पीरियोडिक होता है, जबकि जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनमें जो अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स है ये बेसिकली हमारा इरेगुलर होता है, राइट। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये जो हमारे होते हैं ये लो एनर्जी होती है, इनकी लो एनर्जी स्टेट में होते हैं इन कंपैरिजन टू अमॉर्फस सॉलिड। ये हमारे थोड़ा हाई एनर्जी में होता है इन कंपैरिजन टू। क्रिस्टलाइन के कंपैरिजन में जो अमॉर्फस सॉलिड होता है बेसिकली हमारे हाई एनर्जी स्टेट्स कह सकते हैं इनको हम लोग, ओके हाई एनर्जी स्टेट्स। इसी वजह से हमारे नेचर में जो क्रिस्टल पाए जाते हैं मैक्सिमम वो हमारे कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और उसका रीज़न क्या है, लो एनर्जी स्टेट, बिकॉज नेचर्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो हम बेसिकली हमेशा स्टेबल रहना चाहती हैं, और स्टेबल कैसे होगा, जब आपकी एनर्जी मिनिमम होगा। तो डेट्स वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो एनर्जी होता है वो मिनिमम होता है इन कंपेरिजन टू अमॉर्फस सॉलिड। ओके नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है सिंगल क्रिस्टलाइन, एक आपका हो गया सिंगल क्रिस्टलाइन, और दूसरा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन, राइट। तो सिंगल क्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होता है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं पहले अमॉर्फस को यहाँ से। तो देखिए सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो एक ही तरीके के पैटर्न को पूरा यूनिट सेल में रिपीट करते हैं, और उनको हम लोग सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। यानी कि सिंगल क्रिस्टल एक ही तरीके के एटम से वो पूरा आपका क्रिस्टल बना हुआ होगा। लाइक जैसे कि इसका एग्जांपल एक होता है हमारा डायमंड, जो सिंगल क्रिस्टलाइन है इसका डायमंड बहुत ही फेमस एग्जांपल है डायमंड, राइट। और पॉलीक्रिस्टलाइंस क्या होते हैं, बेसिकली इसमें एक पैटर्न जो है कुछ दूर तक रिपीट होगा, देन फर्दर वो पैटर्न चेंज होगा, देन फर्दर वो कुछ दूर तक रिपीट होगा, देन फर्दर वो चेंज होगा। लाइक जैसे अगर हम लोग सिंगल क्रिस्टलाइन यहाँ बनाना चाहें तो लाइक मान लीजिए ये आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, राइट। ये आपका हो गया सिंगल क्रिस्टलाइन, एकदम सिमेट्रिक। अगर पॉलीक्रिस्टलाइन की बात करें हम लोग तो इसमें इस तरीके से है, सपोज कुछ दूर तक ये अरेंजमेंट फॉलो हो रहा है मान लीजिए, राइट, और कुछ दूर तक ये अरेंजमेंट मान लीजिए फॉलो हो रहा है, राइट, इस तरीके से। ये देखिए सिमिलरली यहाँ पर आप कुछ और बना सकते हैं, इस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा मान लीजिए, राइट, इस तरीके से। एंड फर्दर हमारा मान लीजिए इधर भी आपका है कुछ इस तरीके से पैटर्न, मे बी सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, राइट। तो इस तरीके के जो क्रिस्टल्स हैं जिनमें देखिए बिल्कुल पूरे क्रिस्टल में आपका सेम पैटर्न, सेम तरीके के वो एटम से मिलकर बना हुआ है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इनको सिंगल क्रिस्टलाइन बोलते हैं। और इस तरीके के जो हमारे क्रिस्टल होते हैं इनको बेसिकली हम लोग कैसे बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पॉलीक्रिस्टलाइन। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंगल क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टलाइन। तो ये हमारा हो गया सॉलिड्स का। तो पहले हमने देखा क्रिस्टलाइन, देन अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन का फर्दर दो टाइप होता है, सिंगल क्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड। व्हाट मतलब कि सॉलिड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। अब हम लोग फर्दर बेसिकली हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ही बारे में ज़्यादातर स्टडी हम लोग करेंगे। जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, देन हम लोग फर्दर देखते हैं। ओके तो अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कैसे पढ़ते हैं, राइट। जैसे कि हमें किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है तो हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे। और सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ें और देखनी होंगी कि लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, देन हम लोग क्रिस्टल को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जैसे कोई भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, राइट, तो क्रिस्टल मिलकर किससे बना होता है हमें पहले ये देखना होगा। जैसे कि कोई क्रिस्टल है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। आपका जो क्रिस्टल है आपको दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, एक तो लैटिस प्लस बेसिस। अभी मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, राइट। तो देखिए लैटिस क्या होता है जैसे कि लैटिस बेसिकली क्या होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट्स होता है। जैसे कि आप इमेजिनरी पॉइंट्स लेंगे कोई इन स्पेस, राइट। जैसे ये बोर्ड 2D, हम लोग पहले 2D के बारे में देख रहे हैं। तो लाइक हम लोग ने इस तरीके से पॉइंट बनाए, इस तरीके से।
ये तो ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट इज नोन एज द लेटिस। मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली कि क्रिस्टल कैसे फॉर्म हो रहा है। तो क्रिस्टल दो चीजों से आपका मिलकर बनाता है, पहला आपका लेटिस, दूसरा आपका बेसिस। तो लेटिस बेसिकली क्या होता है, लेटिस इज द बेसिकली इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स। देखिए आपको ये बिल्कुल सिमेट्रिक अरेंजमेंट दिख रहा है और ये इमेजिनरी है, मतलब ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस इज द इमेजिनरी थिंग, राइट। अब बेसिस क्या होगा वो हम लोग पहले समझेंगे। तो आप पहले लेटिस समझिए। लेटिस बेसिकली क्या है, हमारा इमेजिनरी पॉइंट्स का अरेंजमेंट है, इमेजिनरी पॉइंट्स का अरेंजमेंट, राइट, ये आप समझ गए होंगे। अब बेसिस क्या होता है हमारा बेसिस कैन बी एटम और मॉलिक्यूल। बेसिस आपका एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, राइट। तो देखिए सपोज हम लोग यहाँ पर कोई एक एटम लेते हैं इस तरीके से, या मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है हमारा, सपोज आपका H2 है, सपोज जस्ट हम लोग समझने के लिए अभी सपोज कर रहे हैं, राइट। तो अब देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है, राइट। हम लोग क्या करते हैं अब मान लीजिए लेटिस क्या था, इमेजिनरी अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, वो हमने बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिस को, बेसिस हमारा कैन बी एटम और मॉलिक्यूल। जैसे हमने कहा सपोज एक मॉलिक्यूल H2 है, जस्ट इमेजिनरी है तो इमेजिनरी तरीके से आपको समझना है इसको। तो ये H2 मॉलिक्यूल है सपोज। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इस मॉलिक्यूल को उठा करके हर एक लेटिस पॉइंट पर इसको रखेंगे, तो ये देखिए, राइट, इस तरीके से, इस तरीके से, एंड फर्दर डॉट डॉट्स यहां तक आपको रख देना है। यानी कि लेटिस क्या है हमारा, इमेजिनरी अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, और लेटिस के ऊपर जब हम लोग बेसिस, यानी कि कोई बेसिस कैन बी एटम और कैन बी मॉलिक्यूल, डिपेंड ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, राइट। तो अब इस एटम को उठा करके जब हमने क्रिस्टल पॉइंट पे रख दिया, हर एक पॉइंट पे रख दिया, जो जिस तरीके का भी अरेंजमेंट है उस तरीके से अगर रख दिया है, तो ये बेसिकली हमारा पूरा ये जो बन गया अभी ये बेसिकली हमारा क्या बन गया पूरा, अब ये हमारा बन गया है क्रिस्टल। ये हमारा क्या बन गया है, क्रिस्टल बन गया है। तो ये हमारा 2 डायमेंशनल एनालिसिस था कि बेसिकली क्रिस्टल बनता कैसे है, राइट। तो क्रिस्टल क्या है, लेटिस प्लस बेसिस। आपको दो बातें रखनी, क्रिस्टल कैसे बनेगा किसी का भी, लेटिस, उसका लेटिस होगा, लेटिस इज द बेसिकली द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स, वेदर इट कैन बी इन द 2D और इट कैन बी इन द 3D डायमेंशन, राइट। सो and then basis, we have to put the atom or molecule at the lattice points, and then this whole creates what it creates basically the crystal. So इस तरीके से आपका हमारा क्या बन जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से। अब ये जैसा कि हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर तो डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स को रख दिया, राइट। अब ये मॉलिक्यूल्स का भी स्पेशल अरेंजमेंट होता है, हर एक लैटिस पॉइंट पे कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ होगा, कौन सा एटम कहाँ पर होगा, इसका ही स्टडी बेसिकली हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में करते हैं, राइट। सो इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही काफी है, इतना आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग फर्दर देखते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा क्रिस्टल बेसिकली बनता कैसे है, राइट। तो ये तो हो गया क्रिस्टल। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि हमें किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। सो जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा सैंपल है, तो क्या हमें उस पूरे सैंपल को एनालाइज करना है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम लोग हर सैंपल का हर एक पार्ट को एनालाइज करें फ्रॉम एक्सरेज, राइट। सो टू एनालाइज सॉलिड, to analyze crystal structure, crystal structure को एनालाइज करने के लिए we basically study about its unit cell। यानी कि किसी भी कंपाउंड के अगर हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, तो बेसिकली हम उस पूरे क्रिस्टल को नहीं स्टडी करते हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट इट्स यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल क्या होता है, सो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि आपका कोई क्रिस्टल है, राइट। तो क्रिस्टल एक रिपीटिंग यूनिट, जैसे एक यूनिट है उसको कंटिन्यूसली अगर हम लोग रिपीट करेंगे तो वो हमारा पूरा क्रिस्टल को हमारा जनरेट कर देगा। देखिए जैसे कि सपोज कि ये हमारा अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स है, अब देखिए मान लीजिए हमें इससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट हम लोग क्या बना सकते हैं, ये स्क्वायर बना सकते हैं। अब आप देखिए इस स्क्वायर को हम लोग उठा करके यहाँ फर्दर रिपीट करेंगे, ये बन गया, फिर यहाँ पे ये बन गया, फिर इसको यहाँ से यहाँ ले आएंगे, ये बन गया, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, देखिए ये बन गया, फिर यहाँ से यहाँ ये,
फिर इसको यहाँ से यहाँ ले आए इस तरीके से एंड देन फर्दर इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं आपका पूरा क्या बन गया, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल का, और ये जो यूनिट सेल होता है ये हर क्रिस्टल का अलग अलग हो सकता है, राइट। लाइक 2 डायमेंशन में कोई और यूनिट सेल हो सकता है, और कितने यूनिट सेल हो सकते हैं सब हम लोग अभी फर्दर देखेंगे। तो ये जो हमें ध्यान का रखना है कि बेसिकली यूनिट सेल क्या होता है, कोई भी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो क्रिस्टल का होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली यूनिट सेल बोलते हैं, राइट। तो ये होता है हमारा यूनिट सेल, यानी कि अगर हमें किसी का भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो वी बेसिकली स्टडी अबाउट नॉट अबाउट ऑल होल दिस क्रिस्टल। हम लोग क्या करेंगे, इस यूनिट सेल को रिमूव करेंगे और इसके बारे में हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन पता कर लेंगे, क्योंकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आपकी रिपीट होने वाली है इस तरीके से, राइट। यानी कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अगर आपको यूनिट सेल का सारा इन्फॉर्मेशन पता है तो आप किसी का भी स्ट्रक्चर आप लोग इजीली गेस कर पाएंगे कि हमारा उसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर प्रोबेबली क्या होने वाला है, राइट। अब जैसे मैंने कहा कि यूनिट सेल का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए हमारे पास, राइट। तो अब यूनिट सेल से क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो जैसे कि किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें यूनिट सेल का इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब यूनिट सेल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। जैसे कि इन्फॉर्मेशन में तो कई सारी चीजें आ जाएंगी, मगर हमें क्या बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि हम लोग उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं, राइट। तो इसमें कुछ होते हैं हमारे यूनिट सेल पैरामीटर्स। यूनिट सेल पैरामीटर्स हम लोग 3 डायमेंशन में एक जनरल यूनिट सेल बना रहे हैं और फिर देखेंगे हमें कि हमें कौन कौन से पैरामीटर्स पता होने चाहिए यूनिट सेल की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, राइट। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो सपोज 3 डायमेंशन में अगर हम लोग बात करें तो ये एक्सिस है हमारी, और अगर हम लोग यूनिट सेल को इस तरीके से बना रहे हैं जनरल स्ट्रक्चर, ये जो ओरिजिन है यहाँ से जो ये जहाँ पर ये आपका क्यूब का एज कट कर रहा है यहाँ पे कॉर्नर, इसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको बोलेंगे बी और सी, यानी कि हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ए बी सी, राइट। यानी हमें किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पता करना तो पहले हमें उसका ए बी और सी ये तीनों पैरामीटर्स पता होना चाहिए। देन ए के सामने वाला एंगल अल्फा यानी अल्फा, देन बी के सामने वाला एंगल बीटा, देन बीटा, एंड देन सी के सामने वाला एंगल दिस इज गामा, गामा यानी कि गामा। अब जैसे मैंने कहा था ना यूनिट सेल का इन्फॉर्मेशन, तो यूनिट सेल का इन्फॉर्मेशन मतलब आपको ये एबीसी पैरामीटर्स और अल्फा बीटा गामा एंगल्स ये आपको पता होने चाहिए एक यूनिट सेल के बारे में। देन आपको यानी कि यूनिट सेल का पूरा इन्फॉर्मेशन है, यानी किसी भी यूनिट सेल का 3 डायमेंशन में अगर आपको एबीसी पता है इनको बेसिकली बोलते हैं लेटिस पैरामीटर। लेटिस के पैरामीटर क्या है, लेटिस पैरामीटर, राइट। और इसको बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल्स, राइट। ये देखिए फेसेस के बीच में एंगल है, जैसे ये इस फेस और इस फेस के बीच में एंगल है इस तरीके से, इसलिए इनको बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल, इनको बोलते हैं हम लोग लेटिस पैरामीटर्स। अगर आपको किसी भी यूनिट सेल के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है देन आप उसका यूनिट सेल के बारे में यानी उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। तो ये आपको इतना नोट कर लीजिए, हम लोग फर्दर देखते हैं। ओके अब देखिए यूनिट सेल के बारे में हमें पता चल गया है। देन हम लोग एक टॉपिक यहाँ पर है कि जो हमारा ये ट्रांसलेशनल वेक्टर एक हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशनल वेक्टर, राइट। अभी हम लोग जस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, राइट। सो ट्रांसलेशनल वेक्टर इसको हम लोग टी से डिफाइन करते हैं, टी वेक्टर टी से डिफाइन करते हैं हम लोग। इट कैन बी n1 a वेक्टर प्लस n2 टाइम्स b वेक्टर प्लस n3 टाइम्स c वेक्टर। देखिए लेटिस जो हम लोग लेटिस बेसिकली क्या था हमारा इमेजिनरी अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स, जैसे कि इनफाइनाइट ये क्या था इस तरीके से लेटिस इमेजिनरी अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स था इस तरीके से, राइट। और देखिए ये लेटिस तभी कहलाएगा जब आप किसी भी लेटिस पॉइंट से देखेंगे ना तो आपको ये आइडेंटिकल सराउंडिंग, अब ये समझ लीजिए इसमें इनफाइनाइट तक एक्सटेंड है इस तरीके से, राइट। ये इस तरीके से
इस तरीके से आपका इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है पूरा, इस तरीके से आप समझे, पूरा इस तरीके से शीट में फैला हुआ है इस तरीके से लैटिस आपका, राइट। सो देखिए अगर आप इस पॉइंट पे खड़े होंगे, मान लीजिए आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, राइट, तो अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक पॉइंट है, इधर भी एक पॉइंट है, इस दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है। अब सपोज आपकी आंख कोई क्लोज कर देता है, आपकी आइज क्लोज है और आपको किसी ने उठा करके इस पॉइंट पर रख दिया, इस पॉइंट पर मान लीजिए रख दिया पहले, राइट। तो अब आप, अगर आपका आंख बंद है तो क्या आप यहाँ पर जब आप आएंगे और आंख खोलेंगे अपनी, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है और इधर पॉइंट है। यानी कि जो इस पॉइंट से आपको दिख रहा था वही इस पॉइंट से दिखेगा, वही इससे भी दिखेगा। एंड फर्दर किसी भी पॉइंट पर आप जा रहे हैं लैटिस के, तो आपको बिल्कुल आइडेंटिकल सराउंडिंग दिख रहा है। सो तभी ये हमारा बेसिकली लैटिस कहलाता है, राइट। तो अब यहाँ से मैंने कहने का मतलब क्या था, लैटिस आपको पता चल गया है। ये वेक्टर का क्या यूज था, वेक्टर का यूज ये था कि अगर आपको लैटिस के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो हम लोग इस वेक्टर का यूज करते हैं, लैटिस ट्रांसलेशनल वेक्टर, राइट। सो इसका यूज बस इतना ही। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि, और ओरिजिन आप कहीं पर भी ले सकते हैं, ओके। सो सपोज यहाँ पर एक लैटिस पॉइंट था और यहाँ पर एक लैटिस पॉइंट था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, एंड देन फर्दर यहाँ पे एक लेटेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे लेटेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे भी है। इस तरीके से आपका लेटेस्ट पूरा एक्सटेंडेड है। और सपोज आप यहाँ पर हैं, इस पॉइंट पर आप हैं और आपको जाना है सपोज इस पॉइंट पर, तो आप कितना देखिए राइट में गए, 1 स्टेप 2 स्टेप एंड देन अप 1 और 2 स्टेप, तो आप यहाँ से कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, राइट। तो अब देखिए अभी हम लोग ये 3 डायमेंशन में है। अगर 2 डायमेंशनल ट्रांसलेशनल वेक्टर लिखे तो हम लोग क्या हो जाएगा, n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर। सपोज ये हमारा a है और ये लेटेस्ट पैरामीटर क्या है, b है। जैसे कि हम लोग ने वहाँ पर अभी पढ़ा था ना कि इन दोनों के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन है वही लेटेस्ट पैरामीटर होता है आपका a b c, तो हमने यहाँ पे पैरामीटर a और इधर b डिफाइन किया है। तो अगर इस पॉइंट पर हमें जाना है तो क्या करेंगे हम लोग, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। तो ये बेसिकली काम होता है हमारा लेटेस्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर का। ये हमें लेटेस्ट किसी भी एक लेटेस्ट पॉइंट से दूसरे लेटेस्ट पॉइंट पर ले जाने का काम हमारा कौन करता है, लेटेस्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर, ओके। अब देखिए बेसिकली आपका क्या है कि ये जो लेटेस्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर है, दिस कैन आल्सो बी ऑफ द 2 टाइप्स। ये प्रिमिटिव भी हो सकता है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या है और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है, राइट। अगर आपके n1 n2 और n3 ये बेसिकली अगर आपके इंटीजर्स हैं तो हमारा जो लेटेस्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा वो कैसा होगा, हमारा प्रिमिटिव होगा, राइट। अगर n1 n2 3 इंटीजर्स नहीं है, नॉट इंटीजर्स, तब जो हमारा लेटेस्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा वो हमारा कैसा होगा, नॉन प्रिमिटिव होगा। इतना इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग ने बेसिकली क्या किया, अभी हम लोग ने जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं, देन हम लोग फर्दर देखते हैं कि हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए, राइट। तो हम लोग ने अभी तक क्या देखा है कि हमारा मैटर क्या होता है, इट कैन बी इन द सॉलिड, लिक्विड, गैस और इन द प्लाज्मा और इवन अदर स्टेट्स। लेकिन हम लोग ने क्या किया है कि मैटर को हमें केवल सॉलिड स्टेट फिजिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें सॉलिड के बारे में पढ़ना है। सॉलिड 2 तरीके का होता है, क्रिस्टलाइन एंड देन अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन लो एनर्जी स्टेट, अमॉर्फस कंपैरेटिवली हायर एनर्जी स्टेट, ओके। क्रिस्टलाइन में भी 2, सिंगल क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन। देन हमने क्या देखा कि अगर हमें किसी भी सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करना है, हमें उसकी यूनिट सेल की इंफॉर्मेशन निकालनी होगी विद द हेल्प ऑफ द एक्सरेज। एक्सरेज क्या होती है हम लोग फर्दर एक लेक्चर में देखेंगे। तो यूनिट सेल, अब यूनिट सेल में हम लोगों ने क्या देखा, यूनिट सेल पैरामीटर्स ए बी सी, इनको लेटेस्ट पैरामीटर बोलते हैं, और अल्फा बीटा गामा बेसिकली आपके इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। देन ट्रांसलेशनल वेक्टर हमने देखा कि क्या होता है, ट्रांसलेशनल, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। देन हम लोगों ने क्या करना है कि यूनिट सेल भी आपका 2 तरीके का होता है, राइट। यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट की, इसको रिपीट करके हम लोग क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। तो यूनिट सेल भी आपका बेसिकली 2 तरीके का होता है, इट कैन बी प्रिमिटिव और इट कैन बी नॉन प्रिमिटिव, दोनों तरीके का आपका हो सकता है। देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होता है जिसमें एन इफेक्टिव क्या होगा, इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स कितना होगा आपका, 1 होगा, तभी आपका यूनिट सेल कैसा होगा, प्रिमिटिव होगा। और इसमें एक और हम लोग के तरीके से डेफिनेशन को कोट कर सकते हैं कि एटम्स आर एट द कॉर्नर्स, एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, ओके। और इसका नॉन प्रिमिटिव में आपका एन इफेक्टिव क्या होता है,
1 नहीं होगा, इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1 से ज़्यादा होगा। तो एटम कॉर्नर पे भी होंगे आपके, प्लस अदर पोजीशंस पे भी होंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको ये बहुत बेसिक लग रहा होगा, मगर इसी साल हमारा आई थिंक CSIR में या फिर गेट में प्रिमिटिव और आपको कई सारे 2D स्ट्रक्चर्स गिवन थे, देन आपसे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल है, कौन से नॉन प्रिमिटिव है। सो ये इनिशियली आपको बहुत ही बेसिक लग सकता है, मगर क्वेश्चन आपके यहाँ से भी जनरेट होते हैं, राइट। सो ये हो गया हमारा प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इतना आप नोट कर लीजिए फर्स्ट। ओके, सो अब देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है कि अब हमें बेसिकली यूनिट सेल्स को स्टडी करना है, राइट। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि जैसे कि हम लोग सोचे कि कितना टाइप का यूनिट सेल आपको पॉसिबल है 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में, राइट, कि जैसे कि कोई 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में अगर हम लोग बात करें तो कितना तरीके का हम लोग स्ट्रक्चर मेरा बेसिक अरेंजमेंट कर सकते हैं यूनिट सेल का, कितने टाइप के आपके यूनिट सेल या फिर कितने टाइप की आपकी लेटिस पॉसिबल है, जो बेसिक यूनिट सेल है वो कितने तरीके का पॉसिबल है। सो ऐसे तो लगेगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बना सकते हैं आप स्ट्रक्चर, किसी को भी आप यूनिट सेल बोल दीजिए, तो लेकिन इस तरीके से हम लोग यूनिट सेल को डिफाइन नहीं करते हैं। जो भी हमें पॉसिबल लेटिसेस होती हैं, तो लेटिस देखिए सॉलिड में उन्हीं लेटिसेस को हम लोग बेसिकली जो एक्सेप्टेबल हैं सॉलिड में, हमारी वही लेटिसेस एक्सेप्टेबल हैं जो हमारे कुछ सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करती है। सिमेट्री ऑपरेशंस बेसिकली नेट और गेट का सिलेबस नहीं है, तो हम लोग उसकी थ्योरी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे कि एक होती है ट्रांसलेशनल सिमेट्री, अगर इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट पे गए सो क्रिस्टल शुड बी आइडेंटिकल। सिमिलरली एक रोटेशनल सिमेट्री होती है, अगर क्रिस्टल को हम लोग ने रोटेट किया है इट कैन बी एनफोल्ड सिमेट्री। और एन क्या होता है ये सब डिस्कस हम लोग यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो आप रोटेशनल सिमेट्री, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन, इस तरीके से आपके 4 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। ओके, सो वही लेटिसेस हमारी सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पॉसिबल हैं जो हमारे इन चारों बेसिकली जो हमारे सिमेट्री ऑपरेशंस हैं इनको फॉलो करता हो। तो इस तरीके का यूज़ करके जो हमारा इन्फॉर्मेशन निकला है, तो बेसिकली हमारी 2D में 5 टाइप की ही लेटिसेस पॉसिबल हैं और 3D में हमारी 7 लेटिसेस पॉसिबल हैं जो सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं। और इन लेटिसेस को हम लोग बोलते हैं बेसिकली ब्रेवियस लेटिस। सो ब्रेवियस लेटिस क्या होता है? द लेटिस विच फॉलो द सिमेट्री ऑपरेशंस। तो उस तरीके की सिमेट्री ऑपरेशंस को यूज करके हम लोग 2 डायमेंशन में केवल 5 लेटिस को ही बना सकते हैं और 3 डायमेंशन में हम लोग 7 लेटिस को ही बना सकते हैं, जो कि आपने मे बी कभी पढ़ा भी होगा कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इस टाइप से रोम्बोहेड्रल, एंड देन इसमें रेक्टेंगुलर, एंड देन आपका पैरेललोग्राम वाला है ना। तो इस तरीके से आप हेक्सागन, इस तरीके से। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि हम लोग 7 लेटिसेस ही क्यों पॉसिबल है और यहाँ पर 5 लेटिसेस ही क्यों पॉसिबल है, क्योंकि देखने में तो लगता है हम लोग इनफाइनाइट तरीके के लेटिस बना सकते हैं यूनिट सेल की आप यूज करके, राइट। लेकिन सर्टेन सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं जो लेटिस उन सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करता है, उन्हीं को हम लोग ब्रेवियस लेटिस बोलते हैं। 2 डायमेंशन में 5 ही पॉसिबल है आपके और 3 डायमेंशन में आपके 7 है। अब ये कौन से 5 हैं, ये कौन से 7 है, ये हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन थैंक यू।